कक्षा 9 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को अपठित गद्यांश कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इस अपठित गद्यांश में क्या होता है और इसके प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाता है। तो ये सबसे पहला यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। ये आता है प्रश्न ऐसे, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पहले हम ये पहला पढ़ लेते हैं। गद्य क्या है ये? मानव जीवन में उत्तरदायित्व का विशेष स्थान है। अवगुणों को दूर करने के लिए एवं जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उत्तरदायित्व का ज्ञान होना अति आवश्यक है। उत्तरदायित्व आ जाने पर मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। उदाहरण के लिए बुरी आदतों वाले लोग शिक्षक जैसे पद को प्राप्त कर अपनी बुरी आदतों को छोड़ देते हैं। उसी प्रकार उदंड नवयुवक भी गृहस्थी का भार आ जाने पर विचारशील बन जाते हैं। अब इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो पता है बच्चों, ये उत्तरदायित्व का होना आवश्यक है। ये दिया हुआ यहाँ पे उत्तर, ये उत्तरदायित्व का होना आवश्यक है यहाँ पे। ऐसे दूसरा है, लोग अपनी बुरी आदतों को कब छोड़ देते हैं? जब कहीं अच्छे पद पर पदस्थ हो जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ वही, जैसे अपने प्राप्त कर लेते हैं ना ये शिक्षक के पद, यानी कि अच्छे पदों पे जब आ जाते हैं तब ये। नंबर 3 है, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो उत्तरदायित्व है वैसे तो इसमें उचित शीर्षक। इसके बाद जो है नंबर 4 है, उत्तरदायित्व या आ जाने पर मनुष्य क्या बन जाता है? तो अच्छा व्यक्ति बन जाता है, विचारशील बन जाता है। यहाँ देखो दिया वो विचारशील बन जाता है। और नंबर 5 है, उदंड नवयुवक भी गृहस्थी का भार आ जाने पर विचारशील बन जाते हैं। उदंड नवयुवक में विशेषण और विशेष से बताइए। चलिए हम इसको आगे देखते हैं, प्रश्न के सही उत्तर क्या क्या दिए हुए हैं। तो ये उत्तर पहले वाले का है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उत्तरदायित्व का ज्ञान होना आवश्यक है, जो कि मैंने पीछे बता ही दिया था। नंबर 2 पे था, शिक्षक जैसे पद को पाकर लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़ देते हैं। नंबर 4 है, शीर्षक जो है इसका उत्तरदायित्व की महत्ता है इसमें। और नंबर 4 है, उत्तरदायित्व का आ जाने से मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है। और यहाँ विशेषण देखिए, उदंड है और विशेष नवयुवक है। तो ये उत्तर आप लोग आसानी से लिख सकते हैं और छांट सकते हैं उसके अंदर। लेकिन पहले पैराग्राफ को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। बिना पैराग्राफ को पढ़े तब तक नहीं आएगा। गद्य आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए नंबर 2 पे देखते हैं। कथा साहित्य मनोरंजन के साथ ज्ञानवर्धक होता है। हिंदी कथा साहित्य में विभिन्न भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं के अनुदित कथा साहित्य न केवल भारतीय साहित्य के लिए बल्कि संपूर्ण विश्व साहित्य के लिए अमूल्य निधि है। पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियों का अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में हो चुका है और विश्व के बच्चे इन्हें आज भी बड़े चाव से पढ़ते हैं। हिंदी कथा साहित्य को अपने सृजनशीलता, आकर्षण, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के साथ साथ मनोरंजन एवं ज्ञान के आधार पर अनवरत प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। तो प्रश्न दिए हुए नंबर 1 है, उपयुक्त गद्यांश का सारांश 2 वाक्यों में लिखिए। नंबर 2 है, इस गद्यांश का एक शीर्षक लिखिए। और नंबर 3 है, कथा साहित्य मनोरंजक के साथ क्या होता है। और नंबर 4 है, किसकी कहानियों के अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में किए गए हैं। और नंबर 5 है, सृजनशीलता और सांस्कृतिक शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय पृथक कीजिए। तो चलिए इन सबके आंसरों को देखते हैं। तो ये यहाँ उत्तर है। पहले सारांश की बात कर लीजिए। तो हिंदी कथा साहित्य हिंदी सीखने वालों के लिए उपयोगी तो है ही, साथ ही विश्व साहित्य के लिए भी अमूल्य निधि है। हिंदी कथा साहित्य की निरंतर प्रगति आवश्यक है। ये केवल 2 ही लाइन का आंसर देना था, सारांश करना था पूरे का। तो ये 2 लाइन में ही सारांश आपका हो चुका है। नंबर 2 पे आता शीर्षक की बात कर लेते हैं। तो शीर्षक इसका हिंदी कथा साहित्य भी केवल लिख सकते हो आप लोग, चल जाता है। तो हिंदी कथा साहित्य इस वक्त चल रही थी, इसलिए हिंदी कथा साहित्य ही लिखना है आपको। नंबर 3 पे देखिए क्या है, कथा साहित्य मनोरंजन के साथ ज्ञानवर्धक होता है। ये उसका उत्तर था। नंबर 4, पंचतंत्र हितोपदेशों की कहानियों के अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में किए गए हैं। और नंबर 5 का आंसर है सृजनशीलता, सृजन प्लस ता, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है था। ऐसे सांस्कृतिक है, इसमें संस्कृत प्लस इक का प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, इसको हम कैसे इसको अलग कर सकते हैं। प्रत्यय को छांट करके अलग करना आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए अगले गद्य पे चलते हैं। यह आपका तीसरा है।
कक्षा में और बाहर संयम से रहना, गंभीरता पूर्वक अध्ययन, अध्यापकों के प्रति आदर भाव एवं पारस्परिक व्यवहार में शालीनता के द्वारा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की अभिव्यक्ति होती है। बड़ों के प्रति आदर भाव, छोटों के प्रति दया, अपने सभी कामों को समय पर करने, अच्छी आदतों को वहन करने, त्याग, सेवा, सहानुभूति, विनय आदि गुणों को धारण करने पर विद्यार्थी अनुशासन का पर्याय बन जाता है। यानी विद्यार्थी ही को देख करके सभी लोग अपने आप सुधर गए, ये विद्यार्थी इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए ये दिया हुआ है पैराग्राफ। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। इसमें विद्यार्थी जीवन में अनुशासन लिख सकते हो इसका। चलिए, नंबर 2 है, गद्यांश का सारांश लगभग 20 शब्दों में लिखिए। नंबर 3 है, अनुशासन की अभिव्यक्ति कैसे होती है। नंबर 4 है, विद्यार्थी अनुशासन का पर्याय कैसे बन जाता है। और नंबर 5 है, अभिव्यक्ति और अनुशासन में प्रयुक्त उपसर्ग पृथक कीजिए। तो चलिए देखिए इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है बच्चों, सबसे पहले उत्तर इसका आ रहा है, शीर्षक है कि विद्यार्थी और अनुशासन आ गया, इसमें पहले ही बताया था मैंने। नंबर 2 पे सारांश देख लेते हैं। तो अध्ययन, आदर भाव एवं शीलन व्यवहार से विद्यार्थी का अनुशासन व्यक्त होता है। अच्छी आदतों को ग्रहण करने पर विद्यार्थी अनुशासन का पर्याय बन जाता है। मतलब अच्छी आदतें अगर उसके अंदर हैं तो वो बहुत अच्छा विद्यार्थी बन जाता है। लोग बाग उसी को देख करके उसका अनुसरण करने लग जाते हैं। चलिए नंबर 3 पे चलते हैं। कक्षा में और बाहर संयम से रहना, अध्ययन के प्रति गंभीर और अध्यापकों के प्रति आदर भाव तथा शालीन आचरण से विद्यार्थी के अनुशासन की अभिव्यक्ति होती है। विद्यार्थी उसी प्रकार का दिखाई देता है जैसा कि वो दिख रहा है। यदि ये सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं तो वो सबसे अच्छा विद्यार्थियों में गिना जाता है। नंबर 4 की बात करते हैं। तो बड़ों के प्रति आदर, छोटों के प्रति दया, समय पर कार्यों को संपन्न करना, त्याग, सेवा, सहानुभूति आदि से विद्यार्थी अनुशासन का पर्याय बन जाता है। अब यहाँ देखते हैं अभिव्यक्ति में क्या उपसर्ग लगा हुआ है। तो अभी और ये व्यक्ति है, तो अभी यहाँ पर उपसर्ग है बच्चों। यहाँ पे देखो अभी उपसर्ग के रूप में यूज किया गया है। और ऐसी अनुशासन है, अनुशासन में ये अनु है, उपसर्ग का काम कर रहा है, और ये शासन जुड़ा हुआ है, तो इसमें अनु उपसर्ग हुआ। तो इस तरह से इनके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और इन्हीं चरणों में बटे हुए होते हैं प्रश्न। तो प्रश्नों को सावधानी पूर्वक पढ़िए और उसके आंसर को दीजिए। चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये अगला पैराग्राफ आ रहा है चौथा। आत्मविश्वास का अर्थ अहंकार नहीं है। अहंकार तथा आत्मविश्वास में बहुत अंतर है। आत्मविश्वास वस्तुतः आत्मज्ञान है, वह अपनी शक्तियों की सही पहचान का नाम है। आत्मविश्वास उस अनुभूति का नाम है जो व्यक्ति को उसकी योग्यता से प्राप्त होती है। जब एक व्यक्ति किसी कार्य के विषय में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अपनी कार्य योग्यता अधिक समझता है, जो कार्य अन्य व्यक्तियों को कठिन अथवा असंभव प्रतीत होता है, उसे वह सरल तथा संभव समझता है। यह आत्मविश्वास का परिणाम है। तो चलिए इसमें प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, तो आत्मविश्वास हो जाएगा। नंबर 2 है, गद्यांश का सारांश लिखिए। नंबर 3 है, वस्तुतः आत्मविश्वास क्या है। और नंबर 4, आत्मविश्वास की प्राप्ति कैसे होती है। और नंबर 5 है, वस्तुतः एवं परिणाम शब्द में समानार्थी शब्द लिखिए। चलिए इनके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है आपका इसका उत्तर। तो पहले का शीर्षक लेते हैं, आत्मविश्वास का फल है ये। और नंबर 2 है, सारांश देखिए। सारांश छोटे में लिखना होता है। तो आत्मविश्वास एक प्रकार का आत्मज्ञान ही है। हम अपनी शक्तियों की पहचान आत्मविश्वास के द्वारा ही कर सकते हैं। आत्मविश्वास से हमारी कार्य क्षमताएं, कार्य कुशलताएं एवं कार्य की योग्यताएं विकसित होती हैं। आत्मविश्वास का परिणाम है कठिनाई का निवारण एवं असंभव को संभव बनाने की क्षमता का विकास है। ये सारांश इतना ही लिखना होता है बच्चों। अब आ जाते हैं नंबर 3 पे। तो वस्तुतः आत्मविश्वास आत्मज्ञान को ही कहते हैं, आत्मज्ञान है। नंबर 4 का आंसर है, आत्मविश्वास योग्यता से प्राप्त होती है। और चलते हैं नंबर 5 पे। वस्तुतः यथार्थतः परिणाम है, अर्थात फल की बात कर रहा है। ये वस्तुतः यथार्थतः परिणाम या फल की बात की जा रही है। तो इस प्रकार इसके प्रश्नों के उत्तर बन जाते हैं, आप लोग आसानी से दे सकते हैं। और ये अगला पैराग्राफ और चल रहा है आपका।
तो ये देखो पांचवें में है। तो दूसरी ओर लेखक मानव सभ्यता का निर्माण और संरक्षक होता है। योद्धा नष्ट करता है, लेखक निर्माण करता है। वह विश्व को नए विचार देता है, उनसे उन्नति का पथ प्रशस्त होता है। बड़ी बड़ी सामाजिक और राजनीतिक क्रांतियां कलम की शक्ति का प्रमाण है। योद्धा समूह पर खड़ा होकर यश का सृजन करता है, पर वह क्षणिक होता है। लेखक अपने सृजन शक्ति द्वारा समाज का हितैषी बनकर यशस्वी होता है और उसकी कीर्ति सारे विश्व को ज्योत्सना के समान युगों युगों तक निर्मल शांति प्रदान करती है। जैसे कि ये मैं इस वक्त बना रहा हूँ ये वीडियो युगों युगों तक जाना जाएगा और समझा जाएगा। ये कलम जो है कभी समाप्त नहीं होगी और ऐसे ही ये युगों तक जो है विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करती रहेगी, क्योंकि अब ये अमिट छाप की तरह पड़ा रहेगा और YouTube पे आपको ये चलता हुआ दिखाई देता रहेगा। चलिए इसके प्रश्नों पे चलते हैं। नंबर 1, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक आपको देते हैं। फिर नंबर 2, गद्यांश का सारांश लिखिए। नंबर 3, निर्माण एवं विश्व को नए विचार कौन देता है। और नंबर 4 है, बड़ी बड़ी सामाजिक एवं राजनीतिक क्रांतियां किसका प्रमाण है। और नंबर 5 है, उन्नति एवं सृजन शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। चलिए देखते हैं, ये इसके उत्तर है। सबसे पहले शीर्षक है लेखक का महत्व। नंबर 2 पे सारांश देख लीजिए। तो लेखक निर्माण करता है, नए विचार प्रदान करता है, उसकी कलम के कारण सामाजिक तथा राजनीतिक क्रांतियां होती हैं। लेखक का यश युगों युगों तक शांति देने वाला होता है। नंबर 3 पे देखो, लेखक निर्माण एवं विश्व को नए विचार देता है। नंबर 4 पे आ जाओ, बड़ी बड़ी सामाजिक एवं राजनीतिक क्रांतियां कलम की शक्ति का ही प्रमाण है। और ये जरा देख लो, उन्नति का अवनति हो जाएगा, सृजन का विनाश हो जाएगा। ये विलोम शब्द हैं, तो विलोम शब्द भी आप लोग आसानी से दे सकते हैं इसके। चलिए एक और पैराग्राफ देखते हैं हम लोग, दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। आज राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों से सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। इनका ज्ञान कराने के अनेक साधनों में से सबसे सस्ता और सबसे लोकप्रिय साधन है समाचार पत्र। प्रजातंत्र में जनमत का सबसे अधिक महत्व होता है। समाचार पत्र जनमत का निर्माण करते हैं। इनके माध्यम से राजनीतिक दल अपनी बात कहते हैं, पक्ष और विपक्ष के विचार ज्ञात होते हैं तथा सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों और बनाए गए कानूनों की जानकारी होती है। अब प्रजातंत्र में समाचार पत्रों का बड़ा महत्व है। तो सबसे पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए। नंबर 2 है, गद्यांश का सारांश लगभग 20 शब्दों में लिखिए। नंबर 3 है, जनमत का सबसे अधिक महत्व कहाँ है। और नंबर 4 है, सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों और बनाए गए कानूनों की जानकारी किससे होती है। और नंबर 5 है, राजनीतिक एवं महत्व शब्दों में प्रयुक्त शब्द एवं प्रत्यय पृथक कीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसमें उत्तरों की तरफ बढ़ते हैं। तो ये इनके उत्तर है। नंबर 1 है, शीर्षक समाचार पत्र है। नंबर 2 है, सारांश में तो प्रजातंत्र में राजनीतिक परिवर्तनों का ज्ञान कराने, जनमत निर्माण करने, विपक्ष यानी विपक्षी दलों का मत जानने तथा सरकार के आदेश और नियमों का ज्ञान कराने का साधन समाचार पत्र है, अतः उसका सर्वाधिक महत्व है। नंबर 3 का उत्तर देखिए, प्रजातंत्र में जनमत का सबसे अधिक महत्व होता है। नंबर 4 पे आ जाइए, सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों और बनाए गए कानूनों की जानकारी समाचार पत्रों से ही होती है। नंबर 5 में देखिए, राजनीतिक में राजनीति शब्द है, इसमें एक प्रत्यय लगाया गया है। ऐसे महत्व है, महत्व में महा शब्द लगा हुआ है और त्वा इसमें प्रत्यय है। तो प्रत्यय इसमें से छांटना था, पहले वाले में राजनीतिक में इक है और महत्व में त्वा प्रत्यय लगाया गया है, इससे ये फिर शब्द बने हुए हैं। ये एक पैराग्राफ और है, इसमें देखते हैं। स्वतंत्रता मिलने के पश्चात स्वतंत्रता का आंदोलन समाप्त हो गया, परंतु राष्ट्रभाषा का आंदोलन आज भी चल रहा है और उस समय तक चलता रहेगा जब तक ये समस्त देश एक भाषा के स्वर्ण सूत्र में आबद्ध नहीं हो जाता। वह सूत्र एक भाषा का है, हिंदी के लिए हिंदी का। हमें हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम करना चाहिए ताकि राष्ट्रभाषा हिंदी और सम्मानजनक स्थान मिल सके। हिंदी को हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। इसमें प्रश्नों की बात करते हैं। तो नंबर 1 प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए।
नंबर 2 है गद्यांश का सारांश अपनी भाषा में लिखिए। नंबर 3 है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम क्यों करना चाहिए। और नंबर 4 है हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा किस भाषा को घोषित किया गया है। और नंबर 5 है सम्मानजनक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय पृथक करके लिखिए एवं उस प्रत्यय का प्रयोग कर एक अन्य शब्द बनाइए। अब ये अन्य शब्द भी बनाना है इसके अंदर। चलिए यही 4-5 प्रश्न आते हैं, हमेशा घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे। कहीं सारांश पूछेंगे, कहीं आपको शीर्षक पूछेंगे और कहीं बीच में से एक आधे क्वेश्चन और दे दिए जाएंगे। चलिए इसके उत्तरों की तरफ बढ़ते हैं जरा। तो ये उत्तर है इसके। सबसे पहले शीर्षक की बात कर लो तो राष्ट्रभाषा हिंदी है इसमें शीर्षक, क्योंकि इसी के ऊपर ज्यादा चर्चा की गई है। नंबर 2 सारांश देख लीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रभाषा का आंदोलन जब तक एकता के सूत्र में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रभाषा का आंदोलन कब तक चलेगा, जब तक एकता के सूत्र में न बन सके तब तक चलता रहेगा। हिंदी को ही राष्ट्रभाषा संविधान द्वारा घोषित किया गया है। नंबर 3 पे आ जाओ। हिंदी भाषा हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा है, इसलिए इसको सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए प्रचार प्रसारार्थ काम करना चाहिए। नंबर 4 हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा को घोषित किया गया है। नंबर 5 की बात कर लो। सम्मानजनक में जनक जो है प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और जनक प्रत्यय करने के लिए अन्य शब्द इसमें संतोषजनक, विचारजनक, अगला लिख सकते हो विचारजनक। इस तरह करके कुछ भी आप बना सकते हो, तो शब्दों को बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए ये आपका जो अपठित गद्य थे ये आज मैं समाप्त कर रहा हूँ। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके और तुरंत फायदा हो सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। और इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं फिर से नए वीडियो में नई उमंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।